नामदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजीज तलबा कराम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है, लेक्चर है या एजेंडा है, वो है कुरान एंड बायोलॉजी। तो ये पहले भी मैं काफी दफा जिक्र कर चुका हूँ कि साइंस जो है, मैं बार बार तालिब इल्मों से डिस्कस कर चुका हूँ कि साइंस जो है वो अगर देखा जाए, बगौर जायजा लिया जाए, तो कुरान पाक का ही एक लफ्ज से शुरू होती है। अल्लाह पाक का हुक्म है कि अपने इर्द गिर्द बगौर जायजा लें, मुशाहिदा करें। ठीक है ना, कुरान पाक में ये आयत का मफहूम मैंने आपको थोड़ा सा समझाया है। जी, आप देखते हैं जी कि कुरान एंड बायोलॉजी इसका क्या तल्लक है। जी, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने सूरतुल अंबिया आयत नंबर 30, उसमें क्या फरमाया है, क्या इरशाद फरमाया है, देखते हैं जी। वजा अल्लाह मिनल माई कुल्ला शैइन हैय्यी, वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर। कि हमने हर चीज, हर जिंदा चीज, लिविंग थिंग को पानी से बनाया है। मतलब कि अल्लाह ताला ने खुद बता दिया कि जो भी जिंदा चीज है वो पानी से बनी हुई है, यानी कि इंसान के अंदर भी पानी मौजूद है। समझ गए इतनी बात को कि पानी से हो गया। जी, दूसरा है जी सूरह रहमान वर्स 14, यानी कि आयत नंबर 14। पहले हमने सूरतुल अंबिया आयत नंबर 30 पढ़ी है। अब सूरह रहमान की आयत नंबर 14। खलकल इंसाना मिन सलसालिन कल फखार, ही मेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक द पोटर। उसने इंसान को मट्टी से, क्ले बेटा कहा जाता है गीली मट्टी से, ठीक है ना। चीकनी मट्टी जिन्होंने कहा जाता है, अब चीकनी मट्टी नहीं कहते पंजाबी, चीकनी मिट्टी, ठीक है ना, उसको क्ले कहा जाता है। तो ये आप देख लें कि पुराने पाक में ही अल्लाह ताला ने, यही साइंस है ना। आप साइंस पढ़ रहे हैं जी, आपको पता नहीं क्यों इतनी मुश्किल लगती है हम लोगों के। जी, उसके बाद देखते हैं जी। ये अब थोड़ा सा बारीक है, अरबिक लिखी हुई, मैं इंग्लिश रीडिंग कर देता हूँ। ये सूरतुल अल नूर है, सूरह अल नूर आयत नंबर 45। अल्लाह हैथ क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्रॉम वाटर, then some of them creep up over their bellies, other walk on their legs, and others on four. Allah creates what He pleases. जी, क्या जी कि अल्लाह ताला ने इंसान, जानवर, यहाँ पर एनिमल की बात हो रही है, जानवरों को पानी से पैदा किया। फिर उनमें से कुछ जो हैं वो रेंगते हैं। करीब का मतलब होता है रेंगना। आप देखते हैं ना ये जो जिनको आप कह देते हैं सुंडियां वगैरह, ठीक है ना, अमीबा वगैरह होगी या डिफरेंट इसकी कैटेगरीज हैं, बग्स वगैरह की इस तरह की इकसाम है, वो बग्स उड़ती हैं। खैर, इसमें फिर उसके बाद अगला मेंशन किया है कि कुछ जानवर जो हैं दो टांगों पर चलते हैं। उसके बाद है जी कुछ चार पर चलते हैं। चौपाए, बिल्ली हो गई, उसके बाद भैंस हो गई, इस तरह की गाय हो गई, चार टांगों पर चलती है ना। तो ये चीजें पुराने पाक में लिखी हुई हैं, आप देख लेंगे सूरत अल नूर में। क्लियर है जी। अब आती हैं थोड़ा सा अरबिक आपको। मैंने जो कंसेप्ट था इस चीज का बायो का दे दिया है, बायोलॉजी का, कि इंसानों के बारे में भी अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि किस चीज से मिलके बने हैं, और जानवरों का भी। जी, अब देखते हैं जी। टॉपिक है जो हमारा 9th क्लास का है,
बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर ये मैंने स्टार्ट किया था, उस वहां से आयात का हवाला दिया है। अब बायो को समझने के लिए बायोलॉजी के इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे हमें बेस पर जाना पड़ेगा। और वो आप अगर देखें क्लास जी क्लास 6 का बाब नंबर 5, चैप्टर नंबर 5, टॉपिक का नेम है एटम्स, मॉलिक्यूल, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। तो अब देखें जी कि यहाँ पर रीडिंग में करता हूँ, साथ साथ समझाता जाता हूँ। जी पहला टॉपिक है जी एटम्स और मॉलिक्यूल्स। क्लास 6 वालों का जो पहला टॉपिक है, पहली हेडिंग है, वो है एटम्स और मॉलिक्यूल्स। जी बुक्स ओपन कर लेंगे ना, बाकी बच्चे बगौर सुनते जाएं, क्योंकि ये सारे के सारे चैप्टर आपस में कोरिलेट करते हैं साइंस के। कहते जी हम अपने इर्द गिर्द बहुत सी अशिया देखती हैं, कुछ अशिया बड़ी होती हैं और कुछ छोटी। तमाम अशिया मादा से बनी होती हैं, मादा यानी मैटर। अब मैटर की जो डेफिनेशन है वो क्या है, वो बच्चा बता सकता है आप में से? मैटर की डेफिनेशन को बच्चा बता सकता है या मादा की? जी ये आप 2-3 क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं। 4 क्लास में तो बकायदा साइंस आप गवर्नमेंट ने शुरू करवा दी है, तो तमाम तालिब इल्मों को ये चीजें बेसिकली याद होनी चाहिए। ये नहीं कि हमने सर जी हमने रिवीजन नहीं की हुई, ये बेसिक है। आपके इर्द गिर्द जो चीजें नजर आ रही हैं वो तो आपको पता होना चाहिए क्या चीज है, और उसकी डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। मादा के डेफिनेशन जो है जी, हर वो चीज जो जगह घेरती हो और वजन रखती हो। एवरीथिंग थिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वेट। वेट नहीं कहेंगे, हम मैस कहेंगे। ये वेट और मैस का एक अलग से टॉपिक है, इनका डिफरेंस क्या होता है ये मैं तब समझाऊंगा। इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मैस, यानी कि उसका कोई ना कोई वजन हो, मैस हो, उसका कोई ना कोई, और वो जगह घेरती हो। जो भी चीज हमें अपने इर्द गिर्द नजर आ रही है, वो देखिए आपके, ये व्हाइट बोर्ड है, इसमें जगह घेरी हुई है, इसका कुछ ना कुछ वजन भी है। तो क्या हुआ, ये मादा है। हम इंसान ही हैं आपस में, ये सारे तालिब इल्म बैठे हुए हैं, तो आप नजर आ रहे हैं ना, एक दूसरे को नजर देख रहे हैं ना आप। अब जी ये चीज नजर आ रही है, तो आप लोगों का मैच भी, आपने जगह भी घेरी हुई है कुछ, इस कमरे में कुछ ना कुछ जगह तो घेर ली ना आपने, ऑक्यूपाई कर ली है, तो आप भी मादा है। ठीक है ना? अब ये जो चीजें हमें नजर आ रही हैं, ये किस चीज से मिलके बनी है? ये उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। कहते हैं जी मादा एटमों से बना है। मादा किस चीज से मिलके बना है? एटमों से। अब एटम के बारे में वो बताता है, एटम के बारे में क्या कहता है कि एटम मादा का सबसे छोटा जर्रा है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, जो किसी कीमियाई अमल में हिस्सा लेता है। एटम क्या है? आपस में जब मिलते हैं तो क्या चीज होती है? केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, आपके ही 6 क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में, और 9th क्लास में, 10th क्लास में ऑनवर्ड ये क्लियरली यानी कि केमिकल रिएक्शन के बारे में समझाया गया। हम एटमों को देख नहीं सकते। जी एटम को हम देख नहीं सकते, ठीक है ना? इसीलिए हमने मादा की जो डेफिनेशन किया है कि वो जो चीज जगह घेरती हो और वजन रखती हो। हम ये भी तो कह सकते थे ना कि जो चीज नजर आती है, लेकिन कुछ चीजें नजर नहीं आती, लेकिन उनका वजन भी होता है और वो जगह भी घेरती है। जैसे कि एटम। एटम हमें आम आंख से नजर नहीं आता है, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। नोबल गैसों के सिवा एटम्स आजादाना तौर पर अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकते। जी अब एटम्स की भी आगे जो कैटेगरीज कर दी गई है, 100+ एटम है, 100+ एटम्स हैं, ठीक है ना? अब उनकी कैटेगरीज कर दी गई हैं, वो आपने 6 क्लास में पढ़नी है, ठीक है ना? वो हम सारी डिस्कस करेंगे। तो बेस जो है वो एटम है। चाहे आपने बायोलॉजी पढ़नी है, साइंस पर केमिस्ट्री पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है, इवन के कंप्यूटर पढ़नी है। जब आपने कंप्यूटर के सर्किट सिस्टम पढ़ने हैं तब भी एटम की बात आ जानी है। जी
तो अब एटम से थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं, तो आ जाता है एलिमेंट्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है कि एलिमेंट और कंपाउंड में क्या फर्क है, ये एलिमेंट और मॉलिक्यूल में क्या फर्क है, एलिमेंट में और मॉलिक्यूल में क्या फर्क है। तो जब एक जैसे एटम आपस में मिलेंगे, जब एक जैसे एलिमेंट एटम आपस में मिलेंगे तो उसको क्या कहेंगे, एलिमेंट। और जब डिफरेंट एटम मिलेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, मॉलिक्यूल। ठीक है ना। कहते जी एक ही किस्म के एटमों पर मुश्तमिल मादा एलिमेंट कहलाता है। एग्जाम्पल दे रहा है, जैसे सोना, ये तो आपने देखा होगा, फीमेल जो है वो ये अपने के नाम है पहनती हैं, डेकोरेशन के लिए रखा जाता है, या जो भी इसको कह लें, राइस आई थिंक कहा जाता है जी। सोना, चांदी, तांबा। अब तांबा जो है, ये भी आप लोगों ने देखा हुआ है, ये जो हमारी वायर्स हैं, ये रूम में जो वायर्स हैं बिजली की, तो इसके अंदर जो है ऊपर जो प्लास्टिक वगैरह, उसके नीचे क्या चीज मौजूद है, वो तांबा है। देखा हुआ आपने। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कि एलिमेंट देखा कहीं, आप चुप करके बैठे रहेंगे। ये सारी चीजें आपके सामने, साइंस है ही वो उन चीजों के बारे में जो आपके सामने आपके इर्द गिर्द नजर आ रही है। अगर हम कोयले का एक टुकड़ा लें जो कि कार्बन है, और उससे बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें, हम देखेंगे कि उसका बहुत छोटा टुकड़ा भी कोयला है, वो भी कोयला है। कोयला भी अब देखें एटम है, वो कार्बन है, ये भी हम देखते हैं रोजाना, ऐसे ही है ना। जी अब देखते हैं कि आम पाए जाने वाले एलिमेंट। जी इसकी जो है ना ट्रिक, इंशाल्लाह जल्दी मैं लेक्चर में नेक्स्ट में अपलोड कर दूंगा, जब हम केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो ये सिंपल से दिए हुए हैं, इसमें फेरम है, आयरन यानी कि उसको कहा जाता है, मरकरी है, Hg का सिंबल है। इसी तरह डिफरेंट है, ये सारे तालब इल्मों को पढ़ने आने चाहिए और इनके सिंबल भी याद होने चाहिए जी। ये एलिमेंट्स की ग्रुप बंदी कर दी है जी। सबसे पहले धातु है, उसमें जो है पीरियोडिक टेबल में मैंने पहले भी बताया था कि एटम की भी फिर आगे 100 प्लस इकसाम है, 100 से ज्यादा इकसाम है। तो इतने ज्यादा आप लोगों के लिए रिकॉग्नाइज करना, उनको डील करना, उनको याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, साइंसदानों ने क्या किया है, उसकी अरेंजमेंट इस तरीके से की है कि उनकी क्लासिफिकेशन कर दी है, उनकी ग्रुप बंदी कर दी है। तो सबसे पहले कुछ एटम ऐसे हैं जिनको हम कह देते हैं मेटालिक मेटल्स, वो मिलकर क्या बनाते हैं, धातु बनाते हैं एटम। ठीक है ना। और उसके अलावा गैर धातु हैं, नॉन मेटल्स, जिसमें आपके पास गैसेज वगैरह के आ जाती हैं, ऑक्सीजन आ गया, सल्फर आ गया, हाइड्रोजन आ गया, कार्बन आ गया, क्लोरीन आ गया, नाइट्रोजन आ गया। जी एटम्स के बारे में मेरे ख्याल में इतना ही काफी है। अब आपके दो कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। हमारा मेन एजेंडा जो है बायोलॉजी का है, बायो पढ़ना जा रहे हैं हम। लेकिन ये मैंने इसलिए रिवीजन करवाई है कि ये आपको पता चल जाए कि मादा क्या होता है, मादा किस चीज से मिलकर बना है। मादा क्या होता है, हर वो चीज जो जगह घेरती हो और वजन रखती हो। अब मादा किस चीज से मिलकर बना है, एटम से। तो इंसान या जानवर जो है ये भी मादा है, क्योंकि ये जगह भी घेरती है और वजन भी रखती है। तो अब ज़ाहिर है ये मादा है, हमने मादे की क्या चीज पढ़ी, किस चीज से मिलकर बनती है, एटम से। अब इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी जिंदा चीज है वो किस चीज से मिलकर बनी है, एटम से। तो इस इतना बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया है ना, कि हर चीज एटम से मिलकर बनी है, चाहे वो खास जिंदा है या बेजान है। अच्छा जी, यहाँ पर थोड़ी सी मैं आप लोगों को, देखें जी साइंस तो ये है ना कि बगौर मुशाहिदा किया जाए इस दिन। अब साइंस के मुशाहिदे में तीन थोड़े से कंसेप्ट थोड़े से क्लियर कर लें, कि जब हम एटम की इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि एटम के अंदर की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि एटम किस चीज से मिलके बना है, या जब एटम आपस में मिलते हैं तो क्या मरनूनमा होता है, जिसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं।
केमिकल जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, रिएक्शन होता है, अमल होता है, उस चीज को क्या कहा जाता है, केमिकल रिएक्शन। तो जब हम एटम की मजीद इंटरनल स्ट्रक्चर या एटम एक दूसरे एटम से कैसे मिलते हैं इस चीज के बारे में पढ़ते हैं तो ये केमिस्ट्री की ब्रांच बन जाती है। ठीक है ना, ये केमिस्ट्री की ब्रांच बन जाती है। लेकिन जब एटम आपस में मिलके मजीद आगे जिस जो चीज बनाते हैं उससे आगे नई नई चीजें बनती जाती हैं तो वो बायोलॉजी में हम डील करते हैं। ठीक है ना। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो हम तब पढ़ेंगे जब हमने केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ना है, स्टार्ट करना है। तो अभी हम देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। जी अब एटम के बाद हम देखते हैं कि जी एटम आपस में मिलके क्या करते हैं, तो इसके लिए बायोलॉजी का एक टॉपिक शुरू हो जाता है और ये क्लास 7 7वीं जमात में पहला ही चैप्टर है, इन इंसानी ऑर्गन सिस्टम। जी ये पेज नंबर 3 पर है, तो हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले ये क्लास 3 में है, तो इसमें अब देखिए जी, इंसान में बहुत सारे ऑर्गन हैं। तो यहाँ पर आपको ये चैप्टर पढ़ना है। तो इस चैप्टर को पढ़ने का मकसद क्या है, आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, आप तालिब इल्मों को ये चीजें पढ़ाई जा रही हैं, तो इसका मकसद क्या है। जी इसका मकसद, सबसे पहला जो मकसद है वो है जी इंसानी डाइजेस्टिव सिस्टम के मुख्तलिफ अज्जा बयान कर सके। डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं बेटा निज़ाम इन हजाम को, यानी कि जो हम खाना खाते हैं वो कैसे हजम होता है और उसकी एक्सक्रीशन कैसी होती है, इस चीज के बारे में ये एक एक सिस्टम है। ठीक है ना। उसके अलावा हम पानी पीते हैं, वो पानी कहाँ कौन कौन से मराहल से गुजरता है यूरिनेशन से पहले, वो हमने पढ़ना है, वो अलहदा सिस्टम है। इसी तरह आपके पूरे जिस्म में खून गर्दिश कर रहा है, दिल उसको पंप करता है, वो एक अलहदा सिस्टम है। इंसानी जिस्म के अंदर बहुत सारे सिस्टम है, लेकिन इस चैप्टर में आपने कौन सा पढ़ना है, डाइजेस्टिव सिस्टम। कि आप जो रोटी खाते हैं या कोई चीज खाते हैं वो इंसानी जिस्म के अंदर कहाँ कहाँ से गुजरती है और कैसी हजम होती है। फिर दूसरा है जी डाइजेशन और उसकी अहमियत, कि हजम होना क्या है और फिर उसकी अहमियत क्या है। उसकी अहमियत सिंपल सा आपको बता देता हूँ, अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट जाकर। तो अभी जो चीज है वो ये है कि देखें, आप अगर कोई ऐसी मेल न्यूट्रिशन खा लें या कोई ऐसी चीज खा लें जो आपका मैदा हजम नहीं करता, तो क्या है, आपके एब्डोमेन में, पेट में दर्द होना शुरू हो जाती है, ऐसे ही है ना। अगर आपका, अभी हमारे यहाँ यहाँ पर यही चलता है कि कोई भी बीमारी हो ना किसी को, तो वो एक ही बात आती है, देखो मैदा खराब है जी, ऐसे ही होता है ना। यानी कि मेन पिलर है आपके जिस्म का। तो अब इसकी अहमियत का इधर से अंदाजा लगा लें, बाकी हम डिटेल से वहां पर डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद कहता है जी कि बयान कर सके कि किस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम मुख्तलिफ इकसाम की खुराक हजम करने में मदद करता है। मुख्तलिफ किस्म की इकसाम, फल फ्रूट खा लेते हैं, गोश्त खा लेते हैं, रोटी खा लेते हैं, तो उसके अलावा बर्गर वगैरह खा लेते हैं जी, शवारमा वगैरह खा लेते हैं, इस तरह की डिफरेंट चीजें खाते हैं। तो ये मुख्तलिफ इकसाम है ना खाने की। तो वो मुख्तलिफ इकसाम को कैसे मुख्तलिफ तरीके से हजम करेगा। उसके बाद है फिर डाइजेस्टिव सिस्टम की आम खराबियों की शिनाख्त कर सके। आम खराबियों का मतलब कि आपका स्टोमक खराब हो गया है तो वो कौन कौन सी बीमारी हो, इसके बारे में पहचान करेंगे। ये क्लास 7 के टॉपिक हैं। उसके बाद है जी इन अवामल की फहरिस्त तैयार कर सकें जो कब्ज और डायरिया का बायस बनते हैं। कि कब्ज हो जाना, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया दोनों की वजूहात क्या हैं, क्यों होते हैं आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज, और दूसरा आप डायरिया जिसको आम जुबान में अरबी आम में लूज मोशन कह देते हैं, वो क्यों होता है। ठीक है ना। उसकी उसके कौन से अवामल है उनके बारे में पढ़ना। फिर है जी इंसानों में रेस्पिरेशन का अमल बयान कर सके। जी नेक्स्ट आ गया है, अब दूसरा निज़ाम आ गया है, यानी कि आप सांस लेती हैं, हवा अंदर लेके जाती हैं, फिर बाहर निकालते हैं। इस पूरे प्रोसीजर का जो है ना आपने डिटेल पढ़नी है, प्रोसीजर की डिटेल पढ़नी है कि कैसे कैसे मैकेनिज्म हो रहा है, कैसे आप हवा को अंदर लेके, नहीं है तो हवा, हवा में अब नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, सब डिफरेंट गैसेज हैं।
लेकिन अब आपको पता है इस चीज का, आपने ये पहले भी याद किया हुआ है जी कि इंसान जब सांस लेता है ऑक्सीजन अंदर लेके जाता है। वो क्या आपको कोई फिल्टर नजर आता है कि एक तरफ आप पढ़ते हैं कि हवा में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन भी है, सारी मुख्तलिफ गैसेज है, ऑक्सीजन ही कैसे अंदर जा रही है? फेफड़े क्या काम कर रहे हैं, इस चीज के बारे में पढ़ना है। फिर हमने तनफुस और जलने के अमल के दरमियान फर्क कर सकें, और एंड पर रेस्पिरेटरी सिस्टम की आम बीमारियों की शिनाख्त कर सकें। जैसे आपको खांसी वगैरह, आप आम बीमारी है ना, खांसी, खांसी हो गया, नजला हो गया, जुकाम हो गया, इस तरह की जो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से रेलिवेंट बीमारी है, इनकी पहचान करनी है, वो करेंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। जी। जी, अब देखते हैं जी कि नाइन्थ क्लास में बेकायदा अब इसको आगाज करते हैं इस टॉपिक का। कहता जी कि सब अटामिक एंड एटॉमिक लेवल, कहता जी ऑल टाइप्स ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, के जितने भी मादा हैं वो किससे मिलके बने हैं? एटमों से। एंड ईच एलिमेंट कंटेन अ सिंगल काइंड ऑफ एटम, हर एलिमेंट एक जैसे हर एलिमेंट एक जैसे एटमों से मिलकर बना है। द एटम आर एक्चुअली मेड अप ऑफ मैनी सब अटामिक मॉलिक्यूल, अब एटम जो है छोटे छोटे सब अटामिक मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं। द मोस्ट स्टेबल सब अटामिक पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब एटम जो है उसके अंदर कौन कौन सी चीज मौजूद है जी? जी, एटम के अंदर कौन कौन सी चीज मौजूद है? तो बच्चा बता सकता है जी कि एटम के अंदर कौन कौन सी चीज मौजूद है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आपको पेपरों में आ जाए, एटम की स्ट्रक्चर डायग्राम। चलिए मैं बाद में क्लियर करवा देता हूँ ये जब केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। जी, अब वो कहता है जी कि दीज टेक पार्ट, यानी कि जो आपके एलिमेंट हैं, टोटल एलिमेंट मैंने आपको पहले बताया था कि 100 से ज्यादा है, 100 प्लस है। अब वहां पर ये कह रहा है जी कि 16 आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स, टोटल जितने भी हैं 100 प्लस, उसमें से कुछ आर्टिफिशियल हैं, मसनूई तौर पर तैयार किए गए हैं। जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं वो 92 हैं, 92 कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। अच्छा जी, अब वहां उसमें से कितने? 16, 16 जो है वो इंसानी जिस्म के बनने में मदद देते हैं, बायो एलिमेंट्स कहा जाता है उनको। ठीक है। अब बायो एलिमेंट्स के बाद जो तो आ जाता है आपके बायो एलिमेंट, क्या है जी? एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल। ये आप केमिकल रिएक्शन में पढ़ते हैं कि एटम आपस में जब जुड़ते हैं तो बांड बनते हैं, बांड के जरिए जुड़ते हैं। ठीक है ना? और बांड की इकसाम आपसे पूछी जा सकती है पेपर में। आयनिक बांड कौन सा है, कोवलेंट बांड कौन सा है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड कौन सा है। और नाइन्थ क्लास के बच्चों के लिए अलहदा ये केमिस्ट्री के टॉपिक में आएगा, ये डिटेल से है उनका, तो एक चैप्टर है पूरा बांड पर, एटॉमिक बांड पर। जी, अब मॉलिक्यूलर लेवल के बाद अगर आप देखें तो क्या कौन सी चीज शुरू हो जाती है? टिश्यू। ये आप जी क्लास 6 के तालब इलम जो है ये ओपन कर लें अपना चैप्टर 1 जो है। तो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स मिलती हैं। सबसे पहले क्या है जी, अब दोबारा से मैं एक दफा रिकॉल करता हूँ, सबसे पहले क्या है जी, एटम, एटम आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल जब आपस में मिलती हैं तो क्या बनाते हैं? सेल। अब सेल जो है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, बड़ी दफा समझाया है कि सेल इंसानी जिस्म का या किसी भी जानदार जिस्म का बुनियादी यूनिट है, बुनियादी इकाई है।
और इसको मैंने कोरिलेट करवाया था आपको दीवार के साथ। दीवार में देखें, दीवार किस चीज से मिलकर बनी है? ईंटों से। जैसे दीवार ईंटों से मिलकर बनी है, पूरी एक बड़ी सारी स्ट्रक्चर बनती है, इसी तरह जो जिंदा चीज है, चाहे इंसानी जिस्म है, उसकी बुनियादी इकाई, उसकी ईंटें कहने का कौन सी है? सेल। सेल वो कहता है जी कि तमाम जानदार सेल से बने होते हैं, तमाम जानदारों की साख्त और फेल की बुनियादी इकाई सेल है। अब हमारे ये नाखून वगैरह जो है, नाखून वगैरह भी, ये भी सेल से मिलकर बने हैं। और अकेले अकेले सेल को जरूरत है ब्लड की, और उसमें पूरे का पूरा सिस्टम होता है, ठीक है ना? पूरे का पूरा जो जिंदा जिस चीज की खसूसियत होती है, वो हर सेल वो प्ले कर रहा है, ठीक है ना? कि उसमें जितने उसमें कौन सा रेस्पिरेशन का अमल होता है, और दूसरे अवामल जो है वो सारे हो रहे होते हैं उसमें। वो अवामल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, अभी तो हम समझ रहे हैं बेसिक से, एटम से, साइंस का मैं इब्तदा समझा रहा हूँ। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, कह लें ये इब्तदा है कि अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हैं, क्लास 6 से ही, बेसिक से, ये मैं समझा रहा हूँ। और 9th क्लास की और 8th क्लास की ये रिवीजन होगी। अब सेल से मिलकर बने, कहते हैं जी पौधे और जानवर अरबों सेल से बने होते हैं। क्या जी? पौधे और जानवर क्या है जी? अरबों सेल से बने होते हैं। कुछ जानदार सिर्फ एक ही सेल पर, के सम ऑफ द एलिमेंट कंटेन ओनली वन सेल। जैसे आपके पास बैक्टीरिया है, एक ही सेल पर मुश्तमिल है जी। उसके अलावा अब आ जाते हैं इसके सेल्स के आगे, उनकी सेल्स की इकसाम बताई गई हैं। नर्व सेल्स हैं, खून के सेल्स हैं, वो रेड ब्लड सेल हो गए, वाइट ब्लड सेल हो गए, फिर मसल सेल्स हैं, हड्डियों के सेल्स हैं, बोन सेल्स हैं जी। ये डिटेल से बाद में पढ़ेंगे, ये सब सब सेल के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल भी डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। अभी हम बेसिक कंसेप्ट जो है ना वो समझेंगे जी। उसके अलावा जानवरों और पौधों के सेल में भी डिफरेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं कि सेल जो है, पहले हमने क्या पढ़ा है? एटम। एटम मिलके क्या बनाया? मालिक्यूल। मालिक्यूल मिलके क्या बनाया? सेल। अब वो कहता है जी कि मल्टी सेलुलर जानदारों में जो एक, देखें, यूनिसेलुलर का यूनि का मतलब होता है एक, सेलुलर सेल से निकला है, यानी कि ऐसे ऐसी जिंदा चीजें जो एक सेल पर मुश्तमिल होंगी उन्हें कहा जाएगा यूनिसेलुलर। जैसे बैक्टीरिया भी थोड़ी देर पहले बताया, जो एक से ज्यादा पर होंगी उनको मल्टी सेलुलर कहा जाएगा। मल्टी का मतलब ही एक से ज्यादा होता है, चाहे वो दो हो चाहे 2 लाख हो, वो मल्टी है। मल्टी सेलुलर जानदार जानदारों में सेल्स ग्रुप की, कहते हैं सेल्स का एक ऐसा ग्रुप जो मिलकर एक ही काम कर रहे हो जी। अभी थोड़ा सा ऊपर हमने बताया कि सेल की मुख्तलिफ इकसाम है। अब मुख्तलिफ किस्म के सेल मिलकर काम एक ही कर रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के सेल मिलकर एक ही काम कर रहे हो, तो वो क्या कहलाता है? टिश्यू। यानी कि सेल्स जब आपस में मिलते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? टिश्यू। अब दोबारा रिकॉल करते हैं, एटम, एटम से मिलकर क्या बना? मालिक्यूल। मालिक्यूलों ने आपस में मिलकर बनाया, क्या बनाया? एटम। और सॉरी, यहाँ सेल। सेल जब आपस में मिले तो क्या बना? टिश्यू जी। अब टिश्यूज की भी मुख्तलिफ इकसाम है। एपिडर्मल टिश्यू है, जाइलम टिश्यू है, फ्लोएम टिश्यू है, मेसोफिल टिश्यू है, ठीक है ना? इसी तरह जानवरों के टिश्यू है, मसल टिश्यू है, बोन टिश्यू है, ब्लड टिश्यू है। अब नेक्स्ट आ जाती हैं, कहते हैं मुख्तलिफ टिश्यूज ग्रुप्स की शक्ल में मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। मुख्तलिफ टिश्यूज ग्रुप की शक्ल में मिलकर क्या बनाते हैं जी? ऑर्गन बनाते हैं। हमारा जिस्म कई ऑर्गन से मिलकर बना है, यानी कि इंसानी जिस्म है या जानवरों का या पौधों का, क्या है जी? काफी ऑर्गन से मिलकर बना है। अभी पहले हम देखते, फिर मैं रिकॉल करवाता हूँ उनको, जो मेन चीजें आपको याद रहे। एटम, मॉलिक्यूल, सेल, सेल से टिश्यू बने, टिश्यू ने मिलकर क्या बनाया? ऑर्गन। टिश्यू ने मिलकर क्या बनाया? ऑर्गन जी। तो अब आपका बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा।
और मेरे ख्याल में आज का ये जो टॉपिक है इतना ही काफी है। और साथ साथ मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा दूं कि कल मैंने आप तालिब इल्मों को एक असाइनमेंट दी थी, तो आपका पूछना बनता था उस वक्त कि सर मैंने आपको क्या कहा था कि लफ्ज आपको क्या कहते हैं, ये देखना है आपने। कल मैंने आपको आर्गन के नाम लिखवाए थे, इंसानी जिस्म के आर्गन और पौधों के आर्गन, ऐसे ही है। लेकिन आपने किसी ने नहीं पूछा कि सर आर्गन क्या होता है। लेकिन अब आपका क्लियर हो गया होगा, अगर आर्गन के बारे में पूछा जाए तो मुख्तलिफ किस्म के टिश्यू मिलके आर्गन बनाते हैं। और वो टिश्यू, मुख्तलिफ किस्म के टिश्यू मिलते हैं, लेकिन मिलकर काम एक ही कर रहे होते हैं, काम एक ही कर रहे होते हैं, ठीक है ना, वो आर्गन है। अब इसी तरह थोड़ा सा पीछे की तरफ जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। और वो टिश्यू कब कहलाएगा कि जब वो मुख्तलिफ किस्म के सेल मिलकर एक ही काम कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आपका सेल किस चीज से मिलकर बना है? मुख्तलिफ किस्म के मालिक्यूल ने मिलकर आपका सेल बनाया है। अब मुख्तलिफ किस्म के एटम मिलकर आपका मालिक्यूल बनाते हैं। क्यों? क्योंकि एक जैसे अगर एटम होंगे तो वो एलिमेंट कहलाएगा, तो उससे तो नहीं आर्गन तक पहुंचेंगे। अगर हमने आर्गन तक पहुंचना है तो मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट एटम या एलिमेंट होंगे, तो उससे क्या बनेगा? मॉलिक्यूल, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा अभी थोड़ी देर बाद, वो किस चीज पर होगा? आर्गन पर। अब आर्गन तक का आपका मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। अब मुख्तलिफ किस्म के आर्गन को हमने पढ़ना है जी। वमा अलैना इल्लल बलाग। जो तालिब इल्म यूट्यूब पर देख रहे हैं जी, वो दुआओं में याद रखें। और इंशाल्लाह ये सीरीज जो है बायोलॉजी की क्लास 12 तक की जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। और जो 9th 10th क्लास के और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के तालिब इल्म हैं, वो यूट्यूब चैनल से अटैच रहें। इंशाल्लाह उनके जो पेयरिंग स्कीम के मुताबिक है, वो पेपरों से पहले पहले उनके वो वाले चैप्टर इंशाल्लाह इसी तरीके से उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हुए, काउंसलिंग करते हुए अपलोड कर दिए जाएंगे, ताकि सारे ही तालिब इल्म इस चीज़ का इस्तेफादा हासिल कर सकें। वमा अलैना इल्लल बलाग।